बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, पहली डेफिनेशन हमारी जो है वो टेम्परेचर और हीट की है। तो आपने टेम्परेचर और हीट को देखना है। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर जो है वो किसी जिस्म के गर्म या ठंडे होने के दर्जे को कहते हैं। यानी कोई जिस्म जो है वो कितना गर्म है कितना ठंडा है, उसको हम कहते हैं उसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई जिस्म जो है वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसको हम कहते हैं कि टेम्परेचर है। ठीक है जी, उर्दू में भी देख लेते हैं इसको कि टेम्परेचर जो है किसी जिस्म के गर्म या ठंडा होने की शिद्दत को टेम्परेचर कहते हैं। यानी गर्म कितना है और ठंडा कितना है वो हमें देखना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्म होगा और अगर टेम्परेचर कम है तो वो ठंडा होगा। तो ये जो कंपैरिजन है हमने देखना है कि आया वो ठंडा है या वो गर्म है, इसको हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर है। ठीक है जी, तो टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। किसी जिस्म के गर्म या ठंडा होने की जो शिद्दत है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है जी, अब ये आप कई तरीके से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर जिस्म का टेम्परेचर जो है वो गर्म है या ठंडा है। आप हाथ लगाएं किसी दूसरे जिस्म को, फर्स्ट कहीं एक बर्तन है चूल्हे के ऊपर पड़ा हुआ है, आप हाथ लगाएंगे वो गर्म महसूस होगा, आपको वो गर्म कब महसूस होगा? अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ और आपका कम हुआ तो उस जिस्म से आपके जिस्म की तरफ हरारत मुंतकिल होगी। टेम्परेचर सिर्फ गर्म ठंडे की शिद्दत को कहते हैं, लेकिन जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है उसको हीट कहते हैं। ठीक है जी, यानी जब आप हाथ लगाते हैं तो टेम्परेचर का फ़र्क होगा। जैसे मैंने बताया गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे तो वो आपको गर्म महसूस होगी, ठंडी चीज़ को, सर्दियों में कोई बर्तन बाहर पड़ा हुआ है उसे आप हाथ लगाएंगे तो आपको ठंडा फील होगा। तो ठंडे का और गर्म का मतलब ये है कि टेम्परेचर का फ़र्क है। आपका टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है और उस जिस्म का टेम्परेचर डिफरेंट है। अगर उसका टेम्परेचर आपके टेम्परेचर के लिहाज से ज़्यादा है तो आपको गर्म लगेगा, और अगर उसका टेम्परेचर जो है वो आपके टेम्परेचर के लिहाज से कम है तो आपको ठंडा लगेगा। ठीक है जी, अब जब ये गर्म या ठंडा लगता है उसके बाद जो चीज़ मुंतकिल होती है उस एक जिस्म से दूसरे जिस्म की तरफ, उसको हीट कहते हैं। यानी टेम्परेचर के डिफरेंस के बाद जो चीज़ मुंतकिल होती है, जो एनर्जी मुंतकिल होती है, ज़ाहिर बात है गर्म का मतलब है उस जिस्म के पास हरारत ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, और ठंडे का मतलब उसके पास एनर्जी कम है। तो ज़्यादा एनर्जी वाले जिस्म से कम एनर्जी वाले जिस्म की तरफ एनर्जी मुंतकिल होगी, और ये जो एनर्जी मुंतकिल होगी, ट्रांसफ़र होगी, इसको हम हीट कहेंगे। ठीक है जी, तो आप ये देख रहे हैं टेम्परेचर सिर्फ गर्म या ठंडे होने की शिद्दत को कहते हैं, लेकिन वो मुंतकिल नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह। मुंतकिल जो चीज़ होती है, जो ट्रांसफ़र होती है, वो एनर्जी होती है। बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी मुंतकिल होगी और वो एनर्जी जो वो हीट कहलाएगी, उसको हम हरारत कहेंगे। ठीक है जी, तो अगली डेफिनेशन हमारी जो है वो हरारत की है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, हीट इज़ द एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। हीट वो एनर्जी है, हरारत वो एनर्जी है जो मुंतकिल होती है एक जिस्म से दूसरे जिस्म की तरफ, टू द अदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट। कब मुंतकिल होगी? वैसे नहीं होगी, इन थर्मल कॉन्टैक्ट, जब हरारती इत्साल हो। इत्साल का मतलब है मुत्तसिल हो जाना, मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ जाना। हरारती इत्साल यानी आपस में इकट्ठे हो जाना, यानी जब दो अजसाम आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तब जो एनर्जी मुंतकिल होती है। वैसे नहीं, दो अजसाम जिनमें टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है जी, और वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा हमारा हाथ है, ये एक जिस्म है, एक चीज़ है, और हम बर्तन पे लगाए थे वो दूसरी चीज़ है, दोनों इकट्ठे हो गए। और उस वक्त जो एनर्जी मुंतकिल होगी किस वजह से? टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से। टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से, या टेम्परेचर ज़्यादा होगा आपके हाथ का या कम होगा। अगर आपके हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा और बर्तन का थोड़ा है तो आपके हाथ से एनर्जी दूसरे जिस्म में जाएगी, और जब आपके हाथ से एनर्जी चली जाएगी तो आपके हाथ में एनर्जी थोड़ी रह जाएगी और आपको ठंडक फील होना शुरू हो जाएगी। जब एनर्जी थोड़ी रह जाए हमारे पास तो हमें ठंडक फील होती है। इसके बरक्स अगर आपने गर्म बर्तन को हाथ लगाया तो आपका टेम्परेचर जो कम है जिस्म का और उसका ज़्यादा है, तो उससे एनर्जी आपके पास आएगी। जब उसकी एनर्जी आपके पास आएगी तो आपको गर्म फील होगा। ठीक है जी, तो कह रहा है हरारत वो एनर्जी की शक्ल है जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाती है थर्मल कॉन्टैक्ट की वजह से, हरारती इत्साल, आपस में जुड़ने की वजह से, और टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से। आपस में जब जिस्म जुड़ जाए टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से। तो हीट इज़ द एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। हीट वो एनर्जी है जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है एज ए रिजल्ट ऑफ टू द अदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, जो आपस में हरारती इत्साल में हो। हरारती इत्साल का मतलब क्या है? जुड़े हुए हों हरारती तौर पर।
विद ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से बिटवीन देम, उनके दरमियान। तो हरारत जो है वो एनर्जी की वो शक्ल है जो एक जिस्म से दूसरी जिस्म में हरारती इत्साल में यानी जुड़े हुए होने की वजह से मुंतकिल होती है। और कब मुंतकिल होती है? जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, जब टेम्परेचर का फ़र्क हो। अगर टेम्परेचर सेम है तो फिर आपको महसूस नहीं होगी। जैसे आपके दोनों हाथ हैं, इनका टेम्परेचर सेम है, आप इनको ऐसे आपस में ऐसे कर लें, आपको कोई गर्म या ठंडा महसूस नहीं होगा। हाँ, ये कि अगर आपने एक हाथ ठंडे पानी से निकाला है, गर्म से निकाला, फिर होगा, तो फ़र्क है, सारी बात है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपके हाथ का टेम्परेचर बराबर है दोनों साइडों का, तो आप इसको ऐसे मिला लें, आपको ना कोई हाथ गर्म लगेगा ना ठंडा लगेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस होना जो है बहुत ज़रूरी है। उर्दू में भी देख लेते हैं। हरारत एनर्जी की एक शक्ल है जो बाहमी तौर पे मुतसिल दो इज्साम में, मुतसिल या इत्साल जुड़े हुए होना में टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से मुंतकिल हो रही। तो हरारत एनर्जी की एक शक्ल है जो बाहमी तौर पे मुतसिल दो इज्साम में टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से मुंतकिल होती है। टेम्परेचर का जो फ़र्क है उस वजह से, एक तो जिस्म जुड़ा हुआ होना चाहिए और दूसरा टेम्परेचर का फ़र्क जो है वो होगा, उस वजह से जो है ये मुंतकिल होती है। अब हम देखते हैं इससे अगली जो ये समझ आ गई ना, ये हरारती जो है वो इत्साल या मुतसल होना, इकट्ठे होना, टेम्परेचर का फ़र्क होना, इस वजह से हरारत मुंतकिल होगी। एक तस्वीर आप देखेंगे, बच्चे ने सर के ऊपर स्टिप लगाई, पट्टी लगाई हुई, ये वाली, ठीक है, ये वाली पट्टी आपको नज़र आ रही हो। ये एक किस्म का थर्मोमीटर है, स्टिप थर्मोमीटर कहते हैं इसको। स्टिप थर्मोमीटर क्या है? ऐसे पट्टी आप पकड़ के माथे पे लगा लेनी इसमें से। जैसे वो माथे पे लगाएगा तो इस पट्टी में मुख्तलिफ बैंड्स बने हुए हैं, पट्टियाँ बनी हुई हैं, ठीक है जी, स्टिप्स छोटी छोटी बनी। हर स्टिप्स के अंदर एक केमिकल भरा होता है। वो जैसे इसको माथे से लगाता है, टेम्परेचर लगता है, वो टेम्परेचर जितना होगा उस लिहाज से जो है वो उसका रंग सामने आ जाएगा। यानी 5-6 रंगों वाली पट्टियाँ छोटी छोटी बीच में लगी हुई हैं। ये आपको एक नज़र आ रही है, एक ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी। इसमें टेम्परेचर लिखा होगा जी, ये 98 फ़ारेनहाइट है, 100 हो गया, 102, 104, 106, जैसे बुखार में होता है। तो जैसे वो माथे से लगाएगा तो फर्स्ट के 104 है, और जिस रंग पे 104 लगा है वो रंग रोशन हो जाएगा। होता क्या है, जो हीट है वो उसके जिस्म से निकलेगी, पट्टी में चली जाएगी, और पट्टी में जो केमिकल उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो कलर, उसकी रोशनी आना शुरू हो जाएगी उसमें से। और फ्लोरोसेंट मटीरियल लगाया होता है उसमें से रंग जो है वो निकलना शुरू होता है, तो हमें पता लाइट निकलना शुरू होती है, हमें पता लग जाता है कि इतना टेम्परेचर है इस जिस्म का जो। तो ये घर में रखे हुए काम थर्मोमीटर की तरह जो है इस्तेमाल होता है। हाँ जी, ये समझ आ गई आपको? हीट की डेफिनेशन में बताइए आपको। हीट जो है हरारत की वो शक्ल है जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, जब वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, वैसे नहीं, यानी हरारती तौर पे जुड़े हुए हों। ये हमें देखना है। अगली डेफिनेशन हमारे पास है इंटरनल एनर्जी की। ये देखिए सिलेबस में आपके इंटरनल एनर्जी सिलेबस में है जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? आप देखेंगे जो मालिक्यूल होते हैं वो कई तरह से मूव करते हैं। ये मालिक्यूल जो है उसके अंदर एटम जो है वो कई तरह से जो है वो हरकत करते हैं। एक जगह पे कुछ गैस पड़ी हुई है, उसके एटम देखें, या लिक्विड है उसके मालिक्यूल पड़े होंगे, तो वो कई तरह से हरकत करते हैं। 3 तरह की हरकत उसमें जो है वो ज़्यादा देखी जाती है। एक होती है कि वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है कि मालिक्यूल बाकायदा फंस गए, एक बर्तन है इतना बड़ा, उसके अंदर जो है मालिक्यूल मौजूद है, एक मालिक्यूल पूरे का पूरा इधर से इधर चला गया, यानी सीधी लाइन में उसने हरकत की, सामने वाली दीवार से टकराया फिर वापस आ गया। तो ये जो सीधी लाइन में हरकत होती है इसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक हो गया जी, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसके बरक्स दूसरी तरफ जो हरकत होती है, दूसरी जो हरकत होती है उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में होता है कि मालिक्यूल अपनी जगह पे कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, एक ही सेंटर के गिर्द, एक ही नुक्ते के गिर्द बार बार मूव करता है, इसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है जी। जैसे कोई भी आप ये ले लें, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी तार लगी होती है, उसको आप बजाते हैं ऐसे, वो ऐसे ऐसे तार अपनी जगह पे हिलती है और आवाज़ आना शुरू हो जाती है। इसे बात तीसरी होती है रोटेटरी मोशन, जिस्म जो है वो गोल घूमना शुरू कर देता है। तो ये मालिक्यूल तीनों तरह से हरकत करते हैं, ठीक है जी। वो ट्रांसलेटरी मोशन में भी जाते हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन भी करते हैं, और वो जैसे झूले की हरकत वाइब्रेटरी मोशन है, और वो रोटेटरी मोशन भी करते हैं। तीनों तरह की हरकत करते हैं। तो तीनों तरह की काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी, ट्रांसलेटरी भी, वाइब्रेटरी भी और रोटेटरी भी,
ये आपके चैप्टर जो मोशन वाला था उसमें डेफिनेशनें थी, लेकिन मेरे ख्याल वो आपको सिलेबस में नहीं थी, इस वजह से शायद आपने ना पढ़ी है। लेकिन हरकत की जो है वो 3 तरह की होती हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी जो है, ठीक है जी। तो ये 3 तरह की हरकतें, तो एक तो ये काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब वो जो मालिक्यूल वहाँ पे मौजूद है उनमें 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी। और इसके अलावा उन मालिक्यूलों के दरमियान आपस में कशिश भी होती है, जिसे अपने इंटर मालिकुलर फोर्सेज के तौर पे पढ़ा हो शायद पहले कहीं, या इंट्रा मालिकुलर। तो मालिक्यूल के अंदर या मालिक्यूलों की आपस में एक दूसरे के साथ कशिश भी होती है, और ये कशिश जो है वो एक और एनर्जी बनाती है जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब भी कशिश या दफ़ा की कुव्वत पाई जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जो क्रिएट करती है। इसका मतलब जो मालिक्यूल हमने एक बर्तन में बंद किए, फर्स्ट करें गैस के मालिक्यूल एक बर्तन में बंद कर दिए, या लिक्विड के मालिक्यूल आपने एक जगह पे रखे हुए हैं, तो उनके अंदर कितनी किस्म की एनर्जी पाई जा रही है? 2 तरह की एनर्जी पाई जा रही है। एक तो काइनेटिक है जो मजीद 3 तरह की आगे, ठीक है जी, और दूसरी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इन ये एनर्जीज जो है जब इसे आप जमा कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक हो गया जी। तो एक तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को जमा करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी भी सारी जितनी भी आ जाए उसके अंदर, ट्रांसलेटरी करता है, वाइब्रेटरी करता है, रोटेटरी करता है, कोई एक करता है, ये सारी हरकतें जो उसके मालिक्यूल करते हैं। इसका मतलब जितनी किस्म की उसके अंदर एनर्जी पाई जाएगी, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, उसका जो मजमुआ हमने लेना है, उसका जो सम हमने लेना है, ठीक है जी, उस सम को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी। दोबारा से देख लें, जितनी किस्म की एनर्जीज हमारे पास पाई जाती हैं, चाहे वो काइनेटिक है चाहे वो पोटेंशियल एनर्जीज हैं, उन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज का जो मजमुआ है, जो सम है, ठीक है जी, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो ये डेफिनेशन उसने दी हुई है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। जो टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है एटमों की, मॉलिक्यूलों की और जिस्म के ज़र्रात की, यानी पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, उसे हम इंटरनल एनर्जी जो है वो कहते हैं, ठीक है जी। उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स, मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल, यानी जो काइनेटिक और पोटेंशियल जिसका ताल्लुक एटमों से है, मॉलिक्यूलों से या ज़रात से, यानी कोई भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं उस जगह पे, आपस में मिलकर एटम मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, या आइंस वगैरह कोई भी चीज़ हो सकती है। तो किसी भी जो आपके पास पार्टिकल्स मौजूद है, एटम हो, आइन हो, मॉलिक्यूल हो, कोई भी हो, उनकी सारी एनर्जी जमा कर देनी, काइनेटिक भी पोटेंशियल भी। तो ये सारी एनर्जीज का जो मजमुआ होगा, जो जमा होगी, उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी कहेंगे। उर्दू में देखते हैं, किसी जिस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के मजमुए को उसकी इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। दोबारा से पढ़ता हूँ, किसी जिस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मजमुआ, यानी सारी एनर्जी, क्योंकि एटमों के अंदर, मॉलिक्यूलों के अंदर या तो काइनेटिक होती है, मैंने भी बताया कि या तो काइनेटिक होगी, वो 3 तरह की होती है आगे, तो वो सारी जमा कर ले रही जिस भी किस्म की हो। तो काइनेटिक एनर्जी जमा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का मजमुआ, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी। किसी जिस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मजमुए को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन भी अपनी याद करनी। सो थर्मामीटर है जी इसके अंदर? थर्मामीटर नहीं है, हीट कैपेसिटी है। स्केल वाला भी नहीं है, थर्मामीटर के नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उर्दू में से हरारत मखसूसा मेरा ख्याल कहा जाता है। अभी देख लेते हैं इसको, नहीं, स्पेसिफिक मखसूस हरारती गुंजाइश, सॉरी, मखसूस हरारती गुंजाइश, ये वाला है ना जी, उर्दू में भी देखे जरा, मखसूस हरारती गुंजाइश। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मखसूस हरारती गुंजाइश, इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो हरारत जज़ब कर सकता है, ठीक है जी, और उसका टेम्परेचर बढ़ने के लिए वो कितनी हरारत जज़ब कर सकता है। दोबारा से देखते हैं, कोई भी मटेरियल है हमारे पास,
उस मटेरियल को आपने गर्म करना है या ठंडा करना है, ठीक है जी। तो गर्म या ठंडा करने के लिए कितनी हरारत की ज़रूरत है, गर्म करने के लिए कितनी हरारत, जारी में जब गर्म करना होगा तो उतनी हरारत देनी पड़ेगी, और जब ठंडा करना होगा तो उतनी हरारत निकालनी पड़ेगी उसमें से, ठीक है जी। तो कोई भी जिस्म जितनी हरारत जो है वो लेता है गर्म होते वक्त या ठंडे होते वक्त, जितनी हरारत खारिज करता है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मखसूस हरारती गुंजाइश, ठीक है जी। दोबारा से मैं बताता हूँ, कोई भी जिस्म है, कोई मटीरियल है, सादा लफ्ज़ों कोई मादा है हमारे पास मौजूद है, हमने उसे गर्म करना है या उसको ठंडा करना है। अब गर्म करते वक्त या ठंडे करते वक्त जितनी हरारत वो लेगा या देगा, अगर गर्म करना है तो हरारत लेगा, वो रिसीव करेगा, और अगर ठंडा करना है उसको तो हरारत वो खारिज करेगा। तो जितनी हरारत वो लेता है या खारिज करता है, इस हरारत को हम कहते हैं मखसूस हरारती गुंजाइश, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जारी बात ये डिपेंड करेगी उसके मैस के ऊपर। अगर हम थोड़ा मैस रखा हुआ है, जैसे फर्ज करें ग्लास में पानी है, उसे आप रख दें ऊपर ठंडी जगह पे सर्दियों में, वो फ़ौरन ठंडा हो जाएगा, या उसे गर्मियों में बाहर रख दें और फ़ौरन गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मैस ज़्यादा रखा हो तो फ़ौरन गर्म या ठंडा नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा, ठीक है जी। अब इससे में अंदाज़ा क्या होता है, इससे में अंदाज़ा होता है किसी मटीरियल को गर्म करने में कितनी देर लगती है और उसको ठंडा करने में कितनी देर लगती है, और इससे फिर मौसमों का अंदाज़ा भी किया जा सकता है। जैसे फ़र्ज़ करें एक खुश्की का इलाका है, उसके साथ समंदर लगता है। अब समंदर बहुत बड़ा मैस है, पानी बहुत बड़ी जगह है, पानी की बहुत बड़ा मैस है, तो उसे गर्म करने के लिए भी उतनी हीट ज़्यादा चाहिए और ठंडा करने के लिए भी उतनी हीट ज़्यादा निकलेगी बाहर उसके, ठीक है नहीं। तो चूँकि जो इर्द गिर्द खुश्की पर ठंड पड़ रही होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि पूरे समंदर को गर्म या ठंडा कर सके। आम तौर पे वो इलाके जहाँ मौसम इतना ज़्यादा बहुत शदीद ठंडा या गर्म नहीं होता, जहाँ बहुत होता है वहाँ तो होती होगी इतनी ठंडक, या बहुत गर्म होता हो, लेकिन वो मौसम जहाँ दरमियाना सा मौसम, जैसे हमारे इलाके ये खिता है, ये दरमियाना सा रहता है। आपको पता है हमारे खिते को गर्म पानियों का इलाका कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये सारा साथ खुला रहता है, यहाँ बर्फ़ नहीं जमती समंदरों के ऊपर, दरियाओं के ऊपर बर्फ़ नहीं जम जाती। लेकिन जो दुनिया के बहुत सारे खिते ऐसे हैं, अमेरिका के जो कुछ इलाके ऐसे हैं, रशिया बाकायदा सारे का सारा वो साइबेरियन साइड पूरी जो है, वो सर्दियों में इतनी ठंड पड़ जाती है वहाँ पे, वो सारा समुद्री बर्फ़ बन जाता है। उसका नुकसान क्या होता है फिर उनको, उनके जहाज़ उस पानी में से गुजर नहीं सकते, बहरी जहाज़, ना गाड़ियाँ उन सड़कों में से गुजर सकती हैं, जिस वजह से साल के 5 से 6 महीने उनकी आमतौर जो बंद रहती है, और उनसे कारोबार का बड़ा नुकसान होता है, उनका चीज़ों का लेन देन नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। लेकिन हमारे खित्ता कैसा है, पूरा साल हमारी सड़कें खुली रहती हैं, ना तो शदीद गर्मी पड़ती है ना तो शदीद सर्दी पड़ती है, मौसम दरमियान का ही रहता है कोई, इसलिए पूरा साल हमारी सड़कें खुली रहती हैं, हमारे समंदर जो हैं वो ओपन रहते हैं, जहाज़ आ जा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इस वजह से इन इलाकों में लड़ाई सबसे ज़्यादा होती है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा लड़ाई हमारे साथ वाले मुल्क में होती है, जिसको हम अफ़गानिस्तान कहते हैं, ठीक है जी। उसकी वजह क्या है, अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे है, उसके उधर वाली साइड पे ठंडी ठंड है सारी, और इधर वाले साइड पे अच्छा मौसम है। पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, ये इलाके अच्छे मौसमों के हैं, चाइना में भी ठीक है। तो इस वजह से उधर से जो लोग आते हैं, आप अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जो आते हैं हमला करने के लिए, वो किधर से आते हैं। आपको एक बड़ा मशहूर नाम नजर आएगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म जिसको कहते थे, ये लोग कहते हैं, हालांकि वो बड़ा बदतरीन जालिम आदमी था वो, और जवानी में ही मर गया था, 37 साल की उम्र मर गया था। तो सिकंदर आज़म जो है उधर से निकला था, उन इलाकों से, वो ग्रीस यूनान वाली साइड से चलता हुआ इधर को आ गया। इधर को वो क्यों आता है, उन्हें पता है कि ये इलाके जो बड़े सूटेबल रहने के लिए बड़े मुनासिब हैं, तो अगर हम वहाँ से निकल के यहाँ आके सेट हो जाएं तो फिर हम ज़िंदगी सुकून से गुजार सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो 6 महीने ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते, मुसीबत पड़ जाती है उनको जब बर्फ़ इतनी पड़ती है। उसके बाद जितने भी उसके बाद आए हैं, अंग्रेज़ भी हैं, वो भी इधर से निकले, नेपोलियन आया था, वो भी उधर से जर्मनी से निकला, इधर को आता गया। उसके बाद रशिया रूस आया था उस साइड से, उनकी भी तसव्वुर यही ज़हन में था कि जी ये जो गर्म पानी के इलाके हैं पाकिस्तान के या आगे वे भी इंडिया के, लेकिन पहले तो पाकिस्तान आएगा ना, पाकिस्तान के मिल जाए तो बहुत है, तो इसलिए वो वहाँ से निकला। तो उसने कहा था पाकिस्तान के गर्म पानियों तक पहुँचना है बस किसी तरीके से, अगर वो गर्म पानी हमें मिल गए तो फिर हमारी मौज होगी।
ठीक है जी। फिर बड़ा जो है सुकून से हम काम करेंगे, पूरी दुनिया में हम अपनी जो है तजारत फैला लेंगे। तो इस वजह से वो अफगानिस्तान में आके बैठ गए। अब आगे पाकिस्तान लगता है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में रोक लिया उनको और 10-15 साल लड़ा के रगड़ा दे के भगा दिया, ऐसे बदतरीन शिकस्त दिलवाई उनको। उसके बाद वो निकला तो अमेरिका आ गया वापस। अमेरिका के जेन में भी है कि मैं जाहिर बात पहले सुपर पावर रशिया थी, रूस थी, फिर अमेरिका सुपर पावर बन गया। उसने कहा जी मेरी बारी है, अब मैं उन गर्म पानियों तक पहुंचता हूँ, ये तो नहीं पहुंच सके, अब मैं आता हूँ। वो भी आ गया, 20 साल वो भी लड़ता रहा वहाँ पे। एक तो अफगान कौम बड़ी ढीठ है, सारी बात है, वो ढीठ से मुराद ये कुछ सख्त जान है। वो तारीख में जब से वो मुसलमान हुए, मुसलमान होने से पहले नहीं, मुसलमान होने से पहले हर एक हुक्मरान ने उनका बुरा हाल किया है, लेकिन जब से उन्होंने इस्लाम कबूल किया है वो नाकाबिल शिकस्त है। कोई कौम उनको शिकस्त नहीं दे सकी। सब आए बारी बारी, सबसे अंग्रेज़ भी आए, मैं बता सिकंदर भी आए, वो भी इधर ही आके फंस गया था। अंग्रेज़ आए, हमारे इलाकों में तो उन्होंने कब्जा कर लिया था, सारी बात है, लेकिन जब वो अफगानिस्तान लड़ने के लिए गए तो उन्होंने फिर शिकस्त दे दी उनको, वो नहीं जीत सके वहाँ से। उसके बाद रूस आया, वो भी अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान में मर खप के वो वापस चला गया। अमेरिका आया, उसके बाद तसव्वुर वो ये लेके आया था कि हम तक आएगा वो, ठीक है जी। उसका ख्याल था अटक के पुल तक, ये जो इधर सुबह सरहद और पंजाब का जो सेंटर आता है, उसका ख्याल था कि यहाँ तक तो मैंने बड़े आराम से पहुँच जाना है, आगे पंजाब को मैं रगड़ा दे लूँगा खुद ही बाद। तो इस वजह से वो आए थे और 20 साल वो भी लड़के और बदतरीन शिकस्त खा के इस हालत में भागे, जैसे वो कहते हैं जूते छोड़ के भाग जाना, इस हालत में भागे कि रात को जिस कैंप में वो रहते थे वो लाइटें बंद करके उन्होंने उस कैंप के इर्द गिर्द के लोगों को भी नहीं बताया जो अफगान फौजी थे कि कहीं यही किसी तालिबान को ना बता दे और वही रातों रात में गोली ना मार जाए। रात को त्यारों में बैठ के भाग गए, लाइटें बंद करके अपने इस कैंपों की। इतनी बुजदली से और इतनी शर्मिंदगी से भागे हैं, कभी दुनिया में तारीख में इतनी बुरे तरीके से लोग नहीं भागे जितना अमेरिकन डर के भागे हैं यहाँ से। रात की तारीखी में जहाज़ आए हैं, वो बड़े C-130 बड़ा जहाज़ होता है, उसमें बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, उसके अंदर वो घुसे हैं और लाइटें उन्होंने बेस की बंद कर दी, एयर बेस की, ताकि किसी को पता ना चले कि हम मुड़ने लगे यहाँ से। और रात की तारीखी में वो भागे, किसी को नहीं बताया उन्होंने कि हम यहाँ से शिफ्ट होने लगे। सामान भी आधा छोड़ के भागे, गाड़ियाँ भी छोड़ के भागे, इतने डर गए वो। तो ये हम तक आना चाहते थे वो, लेकिन पाकिस्तान की तारीख है, हम जारी बात है हमने अपने किसी दुश्मन को छोड़ा नहीं आज तक, पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको जवाब दिया है। वो पाकिस्तान की जर्नैल होते थे, वो क्या करते थे, मुझे में नाम उनका नहीं आ रहा, जनरल रिटायर हमीद गुल, उसने कहा था तारीख में लिखा जाएगा कि हमने अमेरिका की मदद से रूस को शिकस्त दी, और फिर तारीख में ये भी लिखा जाएगा कि हमने अमेरिका की मदद से अमेरिका को भी शिकस्त दी, और हमने अब शिकस्त दे दी। वो भाग गया, धड़ाधड़ भाग गया हुआ है, थोड़े से रह गए 10-15 हज़ार फौजी, वो भी अगस्त तक भाग जाने, अगस्त के एंड तक, सितंबर तक। तो ये गर्म पानियों का बेसिकली मसला है, टेम्परेचर का मसला है। देखिए टेम्परेचर कितना अहम है, हम टेम्परेचर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इतनी जंगें जो माजी में होती आई हैं वो टेम्परेचर की वजह से होती आई हैं कि उनका टेम्परेचर उधर ठीक नहीं उनके इलाकों का, और हमारे इलाकों का टेम्परेचर बड़ा सही है। इस वजह से वो सारे वहाँ से भागते हैं, सदियाँ गुजर गई, सैकड़ों हज़ारों साल हो गए, लोग वहाँ से निकलते हैं, भागते हैं, यहाँ पे आते हैं इस तसव्वुर में कि हम यहाँ कब्ज़ा कर लेंगे, ठीक है जी, लेकिन पहुँच नहीं सके। ये बदकिस्मती है उनकी, वो नहीं पहुँच सकते। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ये समंदर से मैं को बताने लगा था कि समंदर चूँकि बहुत बड़ी जगह होती है, उसे ठंडा या गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हरारत की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि इतनी हरारत आमतौर पर नहीं पाई जाती, इस वजह से वो ना तो जल्दी ठंडा होता है और ना जल्दी गर्म होता है। तो जो इलाके समंदर के पास होंगे वो भी जल्दी गर्म नहीं होते और ठंडे नहीं होते। आप कराची में जाएंगे, वहाँ साहिल समंदर के करीब, आप यहाँ कराची में घर हो तो सर्दियों में बहुत शदीद सर्दी नहीं पड़ती और गर्मियों में बहुत शदीद गर्मी नहीं पड़ती। उसकी वजह क्या है कि पास समंदर है, और जितनी ठंडक पड़ती है सर्दियों में समंदर जज़ब कर जाता है सारे, और जितनी हीट पड़ती है वो भी जज़ब कर जाता है। इस वजह से मौसम दरमियाना रहता है। लेकिन यहाँ हमारे फिर भी निस्बतन समंदरी इलाके के लिहाज से टेम्परेचर ज़्यादा भी होता है और कम भी तेज़ी से होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कितनी हरारत वो अपने अंदर जज़ब कर सकता है, ये उसके मैथ के हिसाब से है। अब इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और आएगी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हरारती गुंजाइश। हरारती गुंजाइश का मतलब है उस जिस्म को ठंडा गर्म करने के लिए कितनी चाहिए। अब हम इसको यूनिट में ले आते हैं। हरारती गुंजाइश का मतलब है जितना भी मैस हो उसे गर्म करने ठंडा करने के लिए कितनी हरारत चाहिए। लेकिन अगर इसे हम यूनिट मैस में ले आए तो उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यूनिट मैस में ले आए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट, ठीक है जी। हरारती गुंजाइश, मखसूस हरारती गुंजाइश, सॉरी,
तो स्पेसिफिक हीट का जब लफ्ज़ आ जाए, अगर वैसे हीट का लफ्ज़ आए तो इसका मतलब है किसी जिस्म को गर्म या ठंडा करना है। हमने ये नहीं बताना कि 1 किलो लेना है या 1 मोल लेना है, कितना लेना है। हमने कहना है जिस्म को गर्म करना है या ठंडा करना है, उसको कितनी ज़्यादा चाहिए। लेकिन जब हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट, मखसूस का लफ्ज़ आ जाए, तो फिर हम कहेंगे 1 किलोग्राम को ठंडा या गर्म करने के लिए 1 केल्विन टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर हमने 1 केल्विन बढ़ाना है या कम करना है, और मैस भी कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम। जब आप वैसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो फिर आप किलोग्राम की बात नहीं करते, ना ही आप टेम्परेचर की बात करते हैं, केल्विन की बात करते हैं। आप सिर्फ कहते हैं जिस्म है जी पड़ा हुआ, जितना भी मैस हो उसका, उसे गर्म करना है, ठंडा करना है, कितनी हीट चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मखसूस हरारती गुंजाइश, फिर आप कहते हैं कि जी 1 किलोग्राम जिस्म होना चाहिए और टेम्परेचर भी उसका 1 किलोग्राम बढ़ाना है या कम करना है, तो कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, वो जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई। अगर वैसे हम कहें वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, सॉरी, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहें, मखसूस हरारती गुंजाइश है लफ्ज़ मेरे ख्याल उर्दू में, हाँ जी, मखसूस हरारती गुंजाइश, तो फिर हम मैस की बात करेंगे, किलोग्राम की बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करें हरारती गुंजाइश की, हरारत मखसूसा की, सॉरी, हरारत मखसूसा की, उस वक्त हम कहेंगे 1 किलोग्राम और 1 केल्विन। जब हरारत मखसूसा हम कह रहे होंगे, स्पेसिफिक हीट का लफ्ज़ सिर्फ हम यूज़ कर रहे होंगे, तो किलोग्राम और 1 केल्विन की बात हमने करनी है कि मैस 1 किलोग्राम है और टेम्परेचर 1 केल्विन है। लेकिन जब हम गुंजाइश की बात करेंगे तो फिर पूरे जिस्म की बात करेंगे, मैस भी जितना मर्जी हो जाए, टेम्परेचर भी जितना मर्जी चेंज करेंगे। ठीक हो गया जी, दोबारा से मैं बताता हूँ, उसका कन्फ्यूजन हो जाए। जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो फिर मैस भी हम जितना मर्जी ले लें और टेम्परेचर भी जितना मर्जी ले लें, हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन जब सिर्फ स्पेसिफिक हीट की बात करें, ठीक है, यहाँ हरारत मखसूसा उर्दू में लफ्ज़ लिखा, उसकी बात करें, फिर हम मैस भी 1 किलोग्राम लेंगे और टेम्परेचर भी 1 केल्विन हमने बढ़ाना है या कम करना है। तो डेफिनेशन इसके नीचे दी हुई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट, यह हरारत की वो मिकदार है, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैस ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन, कि ये हरारत की वो मिकदार है जो 1 किलो जिसकी ज़रूरत है कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 किलोग्राम मैस का बढ़ाना है। यानी मैस हमने फिक्स कर दिया। अब जब स्पेसिफिक हीट कहेंगे हरारत मखसूसा, तब मैस फिक्स कर देना है, तब उसे कहना है 1 किलोग्राम की सिर्फ हम बात करेंगे। तो कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन ऑफ मैस, किलोग्राम ऑफ मैस, 1 किलोग्राम मैस का टेम्परेचर बढ़ाना है थ्रू 1 केल्विन, 1 केल्विन बढ़ाने से, टेम्परेचर भी 1 केल्विन बढ़ाना है और मैस भी 1 किलोग्राम होना चाहिए। तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, ये स्पेसिफिक हीट है। लेकिन अगर हम मैस फिक्स ना करें और टेम्परेचर भी फिक्स ना करें, फिर वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, मखसूस हरारती गुंजाइश। ये हरारत मखसूसा है, वो मखसूस हरारती गुंजाइश होगी। ठीक है जी, तो इंग्लिश में भी आपने देखना है, ये स्पेसिफिक हीट है, 1 किलोग्राम मैस और 1 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन अगर आप हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो फिर आप मैस भी किलोग्राम नहीं लेंगे, जितना मर्जी मैस ले लें, और टेम्परेचर भी जितना मर्जी चेंज करें। ठीक हो गया जी। अब इसका फार्मूला हमने देखना है, फार्मूला है डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। ये कैसे है, डेल्टा क्यू जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एक तो मैस के, मैंने कहा था मैस ज़्यादा हो तो ज़्यादा हरारत देनी पड़ती है। डेल्टा क्यू है हरारत की मिकदार, एम है मैस, डेल्टा टी है टेम्परेचर में डिफरेंस। तो हरारत की मिकदार जो देनी पड़ेगी उसका निसाब 2 चीज़ों पे होता है, एक मैस पे और दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस पे। जारी बात है अगर चीज़ का मैस ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा गर्म या ठंडा करने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा है तब भी ज़्यादा हीट मुंतकिल होगी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो 2 चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं, एक मैस और दूसरा टेम्परेचर उसका। ठीक है जी, तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, एम के, और डेल्टा टी के। यानी अगर मैस आप बड़ा रखेंगे तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और अगर आप टेम्परेचर का डिफरेंस भी ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हीट मुंतकिल होगी, दोनों सूरतों में। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं तो फिजिक्स में असूल ये कि एक बराबर लाते हैं और एक कांस्टेंट लाते हैं। ये बराबर जो है वो ये आ गया, कांस्टेंट यहाँ पे सी है, डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी है। जो सी है ये स्पेसिफिक हीट है, जो मैंने अभी आपको बताई। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैस ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। 1 किलोग्राम चीज़ का मैस लेना है और टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करना है, उसके लिए जितनी हरारत चाहिए होगी उसे हम स्पेसिफिक हीट या हरारत मखसूसा कहेंगे। अगर सी निकालें इसमें से तो एम डेल्टा टी जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है जी, तो सी इक्वल टू डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी, इसे अंडरलाइन कर लें, बहुत मशहूर क्वेश्चन है और आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल चैप्टर में जो वो इसी से सॉल्व होने हैं।
C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू m डेल्टा t वाली जो है, ठीक है जी। उर्दू में देख लेते हैं, किसी शय की हरारत मखसूसा हरारत की वो मिकदार है जो उसके 1 किलोग्राम मैस में 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली लाने के लिए दरकार है, ठीक है जी। तो किसी शय की हरारत मखसूसा हरारत की वो मिकदार है जो उसके 1 किलोग्राम मैस में 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली लाने के लिए दरकार होती है। तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा t, ये मैंने क्वेश्चन तो बताई आपको ये वाली। आप अगर ये सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेते हैं ना अच्छे तरीके से, जो पिंक कलर में बनी हुई हैं या हाईलाइटेड है, हर चैप्टर में आपको क्लियर करता जा रहा हूँ, तो तकरीबन आपका 80-85% पेपर तो वैसे ही हो जाता है। डेफिनेशनें बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है जी। तो अगर आप डेफिनेशन ही क्लियर कर दें अपनी, तो पासिंग मार्क्स आपके वैसे ही निकल आते हैं उसमें से, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद ये पानी की बड़ी हरारतें मखसूसी हरारत गुंजाइश की अहमियत ये है आपके सिलेबस में। इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर नहीं है जी, ये वाली नहीं है। हीट कैपेसिटी है, ठीक है। हाँ जी, हीट कैपेसिटी जो है, ये हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसी ही है। हीट कैपेसिटी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसी ही है। फ़र्क सिर्फ इधर है, जब आप स्पेसिफिक या मखसूस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो आप जो है वो क्या करते हैं, 1 किलोग्राम मैस फिक्स कर देते हैं कि जी 1 किलोग्राम मैस है, उसको कितनी हरारत देनी पड़ेगी, ठीक है जी। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर आपने हमेशा 1 केल्विन ही बढ़ाना होता है। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने के लिए आपने हरारत देखनी होती है, ठीक है जी। तो जब आप मैस की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाती है, हरारत मखसूसा सादा लफ्ज़ों में हो जाती है। लेकिन जब आप मैस की बात नहीं करते, वैसे ही बात कर देते हैं कि जिस्म जितना भी हो 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाना है, उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो हरारती गुंजाइश हो जाएगी। बात दोबारा से देख लें, एक है मखसूस हरारत मखसूसा या मखसूस हरारती गुंजाइश। ये हरारती गुंजाइश है, सिर्फ मखसूस का लफ्ज़ साथ नहीं आया, स्पेसिफिक नहीं आया। इसका मतलब हमने कोई भी जिस्म है उसका मैस नहीं हमने कहना उसको 1 किलोग्राम। जब आप स्पेसिफिक कहते हैं तो आप कहते हैं 1 किलोग्राम मैस लेना, ज़्यादा नहीं लेना। लेकिन जब आप हरारती गुंजाइश सिर्फ लफ्ज़ यूज़ करते हैं या हीट कैपेसिटी का लफ्ज़ सिर्फ यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है आपने मैस जितना मर्जी ले लें, मैस का हमने बात ख़त्म कर दी। सिर्फ टेम्परेचर हमने कहना है कि ये जिस्म है, इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है, उसके लिए कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी, ठीक है नी। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसी है, हरारत मखसूसा जैसी है, वही डेफिनेशन है जो ऊपर आपने पढ़ी है। फ़र्क सिर्फ कितना है, उसने हमने कहा था 1 किलोग्राम मैस हो, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए कितनी हरारत देनी पड़ेगी, ठीक हो गया नहीं। यहाँ पे हमने ये नहीं कहा, हमने मैस वाली बात नहीं की, बाकी सारी वही बात की कि किसी भी जिस्म का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है, उसके लिए कितनी हरारत देनी पड़ेगी। तो बात समझ आ रही है। अगर आप कहें 1 किलोग्राम मैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है तो उसे स्पेसिफिक हीट कहेंगे हम, हरारत मखसूसा। लेकिन अगर हम उसको जो है वो 1 किलोग्राम निकाल दें बीच में से, तो उसे हरारती गुंजाइश कह देंगे, हीट कैपेसिटी, ठीक है जी। तो डेफिनेशन बढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी। हीट कैपेसिटी किसी जिस्म की थर्मल एनर्जी की वो मिकदार है। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है, हरारती एनर्जी। हरारती एनर्जी की वो मिकदार है एब्जॉर्ब्ड बाई इट, जिसे ये जज़ब करता है, फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन इजाफे के लिए। हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, किसी जिस्म की जो हीट कैपेसिटी है, इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी, ये थर्मल एनर्जी की वो मिकदार है एब्जॉर्ब्ड बाई इट, जिसे ये जज़ब करता है, फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर में 1 केल्विन इजाफा करने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ हमने मैथ्स की बात ही नहीं की, वही डेफिनेशन जो ऊपर की है, सिर्फ हमने ये कहा है 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हरारत हमें देनी पड़ेगी वो हीट कैपेसिटी। उधर हमने कहा था 1 किलोग्राम मैस के टेम्परेचर में 1 केल्विन इजाफा करने के लिए जो हरारत देनी पड़ेगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट है, ठीक है जी। तो वही वाली डेफिनेशन है, सिर्फ उसमें हमने क्या कर दिया, किलोग्राम को निकाल दिया बीच में से, ठीक है जी। मैस नहीं हमने बताया। अगर मैस आ जाए तो वो स्पेसिफिक का लफ्ज़ साथ आ जाएगा, अगर मैस ना आए तो हीट कैपेसिटी का लफ्ज़ आ जाएगा। उर्दू में देखें हरारती गुंजाइश क्या, किसी जिस्म की हरारती गुंजाइश उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन इजाफे के लिए जज़ब करदा थर्मल एनर्जी मिकदार है। टेम्परेचर में 1 केल्विन का इजाफा करना है तो जितनी एनर्जी वो जज़ब कर ले वो हरारती गुंजाइश। लेकिन अगर हम कहें 1 किलोग्राम मैस के टेम्परेचर में 1 केल्विन का इजाफा करना है तो फिर वो हरारत मखसूसा बन जाएगी, ठीक है जी, वो आ जाएगी।
तो ये भी फार्मूला वही है, आप देखिए सेम वही फार्मूला है, सिर्फ फ़र्क क्या है, इधर जो है वो फार्मूला आपके पास था डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है नहीं। तो इसमें से हीट कैपेसिटी आपने निकालनी है, चूँकि टेम्परेचर तो 1 होता है और 1 वाली चीज़ को नहीं लिखते, 1 को अगर किसी भी चीज़ से ज़रब करें, एम सी डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी का मतलब है 1 केल्विन टेम्परेचर आपने चेंज करना है, तो 1 लिखे या ना लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो डेल्टा टी खत्म हो जाएगा तो एम सी सिर्फ रह जाएगा यहाँ पर। तो ये फार्मूला है इसका। इससे अगला देखिए कौन सी चीज़ है हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है जी, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उर्दू में इसे पिघलाव की मख्फी हरारत कहते हैं, पिघलाव की मख्फी। लेटेंट जो है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि आपने किसी भी चीज़ के यूनिट मैस को, इकाई मैस को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लेके आना है, किसी भी चीज़ के यूनिट मैस को सॉलिड से किस में लेके आना है, लिक्विड में लेके आना है मेल्टिंग पॉइंट पे। दोबारा से बताते हैं, किसी भी चीज़ को के यूनिट मैस का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम। जब भी आप लफ्ज़ यूनिट यूज़ करते हैं तो आपने एक वैल्यू लेनी होती है, तो 1 किलोग्राम मैस को आपने लेना है और सॉलिड से उसको लिक्विड में चेंज करना है, ठोस से किस में लेके आना है, माया में लेके आना है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। जब भी कोई चीज़ ठोस से माया पे आती है तो वो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, पिघलने का दर्जा रहा जो है, नुक्ता है पिघलाव भी उसको कहते हैं उर्दू में। तो मेल्टिंग पॉइंट पे लेके आना ठोस से माया में, सॉलिड से लिक्विड में। और ये भी चीज़ आपने याद करनी है, जब भी कोई मादा एक हालत से दूसरी हालत में आ रहा हो, जब तक वो सारे का सारा दूसरी हालत में ना आए, उसका टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता। यानी अगर वो सॉलिड है, ठोस है, जैसे बर्फ़ है फर्ज करें, बर्फ़ का टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है, तो जब बर्फ़ से पानी बन रहा होगा, जब तक सारी की सारी बर्फ़ पानी ना बन जाए, टेम्परेचर 0 रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जब सारी बर्फ़ पानी में तब्दील हो जाएगी, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो इसका मतलब है जब एक हालत से दूसरी हालत में आते हैं तो टेम्परेचर तब्दील नहीं होता। तो यहाँ पे भी यही होगा कि किसी चीज़ का यूनिट मैस है, वो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, ठोस से माया में आ रहा है, किस टेम्परेचर पे आ रहा है। जब ठोस से माया में चीज़ आती है तो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, पिघलाव का टेम्परेचर कहलाता है। और टेम्परेचर में तब्दीली किए बगैर वो कितनी हरारत जज़ब करेगा, इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मैस ऑफ ए सब्सटेंस, वो हरारत की मिकदार जो किसी चीज़ के यूनिट मैस को तब्दील करने के लिए चाहिए, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, ठोस से माया हालत में, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट पे, विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर में तब्दीली किए बगैर, इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसे पिघलाव की मख्फी हरारत कहते हैं। दोबारा से देखते हैं, आपने किसी चीज़ के यूनिट मैस को सॉलिड से लिक्विड में लाना है, किस टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, और उसका टेम्परेचर में तब्दीली नहीं होगी। ये मैंने बताया था, जब तक सारी की सारी चीज़ ना तब्दील हो जाए टेम्परेचर नहीं बदलता। तो ये भी कहना ज़रूरी है कि टेम्परेचर में तब्दीली किए बगैर, ठीक है जी, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, पिघलाव की मख्फी हरारत कहते हैं। मख्फी इसलिए कहते हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही, चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, हमें नहीं पता चला, चूँकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। हमेशा कोई चीज़ का पता चलता है अगर हमें कोई तब्दीली नज़र आ रही हो। जैसे फ़र्ज़ करें आप यहाँ बैठे हैं, सारे पंखे बंद हो जाएं, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फ़ौरन आपको पता चल जाएगा पंखे बंद हो गए। टेम्परेचर में चेंज, जब तक कोई चीज़ हमें सामने आती नहीं है हमें पता नहीं चलता उसका। तो यहाँ पे हीट आ तो रही है, लेकिन चूँकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, हीट को चेक किया जाता है टेम्परेचर से, तो टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा। इस वजह से हमें चूँकि वो नज़र नहीं आएगी, टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए लेटेंट का लफ्ज़ यूज़ किया है। समझे कि मख्फी का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया है? इसलिए यूज़ किया है कि हीट तो आ रही है उसको सॉलिड से लिक्विड करने के लिए, ठोस से माया बनाने के लिए, लेकिन टेम्परेचर में वो चेंज नहीं पैदा करे, और जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा उसका। इस वजह से इसे कहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोबारा से मैं पढ़ता हूँ, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मैस ऑफ ए सब्सटेंस, हरारत की वो मिकदार जो किसी सब्सटेंस के यूनिट मैस को तब्दील करने के लिए चाहिए, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, कहाँ से कहाँ, ठोस से माया में, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट पे, विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर में तब्दीली किए बगैर, इस कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसे उसकी पिघलाव की मख्फी हरारत कहते हैं, पिघलाव की मख्फी हरारत कहते हैं। लो जी, मैं टेम्परेचर कहा तो साथ ही, किसी शय के यूनिट मैस को उसका टेम्परेचर तब्दील किए बगैर उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, ठोस से माया हालत में तब्दील करने के लिए,
दरकार थर्मल एनर्जी को उसके पिघलाव की मख्फी हरारत कहा जाता है। दोबारा देख लें, किसी शय के यूनिट मास को उसका टेम्परेचर तब्दील किए बगैर उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस से माया हालत में तब्दील करने के लिए दरकार थर्मल एनर्जी को उसके पिघलाव की मख्फी हरारत कहते हैं। पिघलाव की मख्फी हरारत मेल्टिंग पॉइंट पे करना है, माया हालत में तब्दील करना है, टेम्परेचर में तब्दील किए बगैर करना है। ठीक है जी, टेम्परेचर में खुद ही तब्दील किए बगैर ही होता है वो। तो एच एफ फिजिकल टू डेल्टा क्यू एफ ओवर एम या डेल्टा क्यू एफ फिजिकल टू एम एच एफ, ये क्वेश्चन 2 हमारे पास आएंगे इसकी। इससे अगला देखिए हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत से क्या मुराद है कि अगर अब हमने इसको दूसरे हिस्से में लेके जाए, पहले हमने ठोस से माया किया है, यहाँ पे हम इसे हैं, उसमें एक दो चीज़ें ये हुई हैं कि बहुत सारी बातें डेफिनेशन में होती हैं, बहुत सारी बातें उसकी वजाहत के साथ होती हैं। तो कई सवाल ऐसे भी हैं जो कोई डेफिनेशन ही थी बेसिकली, लेकिन थोड़ी सी उसको डिटेल बतानी थी कि ये चीज़ क्यों आई है। तो ये जो साथ साथ आपको बातें बताते हैं, जैसे मख्फी बता रहा हूँ और चीज़ें बता रहा हूँ, इनको भी जेहन में रखा करें। अगर आप इसको भी जेहन में रखेंगे तो पेपर बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। पेपर बहुत आसान था 10th का, लेकिन उसमें उन्होंने 2-3 कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दी हुई थी जो उसकी एक्सप्लेनेशन में थी। इसीलिए मैं चैप्टर में एक्सप्लेन पूरी बातें करता हूँ कि ये वाली बात ऐसी है, ये वाली बात ऐसी, ताकि अगर वो उस तरह से भी दे दें आपको तो आपको बात की समझ आ जाए। तो बात जितनी बताई जाती है उस सारे को जेहन में रखें, सिर्फ डेफिनेशन नहीं, उसकी जो डिटेल है वो भी जेहन में रखें ताकि आपको काम आए। अगर वो डिटेल के हिसाब से पूछ ले, सवाल वही है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं, तो आपको कम से कम उसका जो बात है, जैसे वो कहेगी लेटेंट को लेटेंट क्यों कहते हैं, मख्फी को मख्फी क्यों कहते हैं, या इसमें मख्फी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। चूँकि टेम्परेचर में चेंज नज़र नहीं आ रही है, हमें महसूस नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा क्योंकि हो नहीं रही, लेकिन हीट तो आ रही है, इसलिए इसे लेटेंट कहते हैं कि वो हमें नज़र नहीं आती लेकिन हीट मुंतकिल हो जाती है। तो वेपोराइजेशन में हमने वही बात करनी है कि सॉलिड से लिक्विड में, पहले हमने कहा था, हमने कहना लिक्विड से वेपर्स में लेके जाना है, और किस में लेके जाना है, बॉइलिंग पॉइंट पे, और टेम्परेचर चेंज किए बगैर लेके जाना है, टेम्परेचर चेंज किए बगैर। तो ये स्टूडेंट को नीचे भेजते हैं, 2 लाइटें मंगवा लो, 6 लाइटें मान लिए। ठीक है जी, तो टेम्परेचर चेंज किए बगैर लेके जाना, तो उसी को डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंजेस यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस या लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस, कि वो हरारत की मिकदार जो किसी चीज़ के यूनिट मास को मुकम्मल तौर पे गैस में तब्दील कर ले एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट में, विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर में तब्दीली किए बगैर। बिल्कुल वही डेफिनेशन है, सिर्फ वहाँ सॉलिड टू लिक्विड कहा था या लिक्विड टू गैस कह दिया, और वहाँ मेल्टिंग पॉइंट कहा था या बॉइलिंग पॉइंट कह दिया, और विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में तब्दीली किए बगैर। इस कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और वैसे ही फार्मूला वहाँ HF था, यहाँ HV है, और वैसे ही डेल्टा QF था वहाँ पे, यहाँ डेल्टा QV है। डेल्टा QV हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई M, और M उधर ले जाएं तो वो डेल्टा QV निकल आएगी। उर्दू में देख लें, जब किसी माया को उसके बॉइलिंग, सॉरी नीचे, हरारत की वो मिकदार जो किसी माया के यूनिट मास को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर में इजाफा किए बगैर मुकम्मल तौर पे गैस में तब्दील करती है, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत कहते हैं उसको। ठीक है जी, हरारत की वो मिकदार जो किसी माया के यूनिट मास को बॉइलिंग पॉइंट पे, क्योंकि जब माया गैस में जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस वक्त, टेम्परेचर में तब्दीली किए इजाफे किए बगैर या टेम्परेचर में इजाफे किए बगैर मुकम्मल तौर पे गैस में तब्दील करती है, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत कहते हैं उसको। वेपोराइजेशन की उसे क्या कहते हैं, मख्फी हरारत जो है वो हम कहेंगे। पीछे कीजिए आपके सर के साथ, ये आपके साथ सामने बेटे, सामने। अच्छा जी, तो वही HV इजिकल टू डेल्टा QV ओवर M, और डेल्टा QV इजिकल टू M HV। इससे अगला टॉपिक बताइए, देखिए कौन सा है, एवेपोरेशन जी। ठीक है, बिस्मिल्लाह। एवेपोरेशन को हम देखते हैं, एवेपोरेशन, एवेपोरेशन जो है, द एवेपोरेशन, एवेपोरेट का मतलब है बुखारात बन जाना, बुखारात बन जाना। बुखारात बन जाना जो है, इसका मतलब है कोई चीज़ लिक्विड हालत में आपने उसको लिक्विड से गैस में तब्दील करना है। ठीक है जी, लिक्विड हालत में उससे किस में तब्दील करना है, गैस में तब्दील कर देना है। तो इस अमल को किसी भी माया की सतह से, उसकी सरफेस से जो है वो
लिक्विड से बुखारात बन के गैस में तब्दील होने का जो अमल है उसको एवेपोरेशन कहते हैं। लिक्विड से जो है वो गैस में तब्दील होने का जो अमल है उसे हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन है। तो एवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। एवेपोरेशन क्या है? ये अमल है चेंज करने का, तब्दील करने का, लिक्विड माया को इनटू वेपर्स, बुखारात में, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, माया की सतह से, विदाउट हीटिंग इट, इसे गर्म किए बगैर। तो एवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, कि आपने उसको माया से गैस में तब्दील कर देना है, वेपर्स में तब्दील कर देना है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, माया की सतह से, विदाउट हीटिंग इट, इसे गर्म किए बगैर। गर्म नहीं करना, जो टेम्परेचर है वही है, आपने इसको छोड़ देना है, उसकी सतह से निकलेगा। जारी बात है गैस हमेशा सतह से निकल सकती है ना, मालिक्यूल जो नीचे पड़े उनको तो जगह ही नहीं मिलनी। फर्ज करें एक कमरे में जो है वो 100 आदमी मौजूद है, एक साइड कमरे की खुली हुई है, पहली लाइन में 10 हैं, फिर अगले 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, ऐसा 10 लाइनें लगी हुई हैं। अगर वो बाहर निकलना चाहें तो सबसे पहले जो सबसे बाहर वाली साइड पे खड़े हैं, खुली जगह वाले, वही निकलेंगे ना बाहर। ऐसे ही माया के मालिक्यूल हैं, कुछ मालिक्यूल माया के अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, जो सबसे बाहर है वही बाहर निकलेंगे। तो सतह वाले बाहर निकल सकते हैं, दूसरे तो नहीं निकल सकते। पहले वो ऊपर वाले निकल जाएंगे, फिर नीचे वाले की बारी आ जाएगी, वो निकल जाएंगे, फिर नीचे वाले, इस तरह होगा। तो एवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड। एवेपोरेशन जो है किसी माया का तब्दील होना है इनटू वेपर्स, बुखारात में। वेपर्स गैस के मालिक्यूलों में, गैसियस स्टेट लिखा भी है, गैस की हालत। फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, माया की सतह से, विदाउट हीटिंग इट, गर्म किए बगैर। क्योंकि जब गर्म करते हैं तो वो तेज़ हो जाता है अमल, हमने गर्म नहीं करना, हमने वैसे ही कहना है कि ये माया मौजूद है, उसकी सतह से कितने मालिक्यूल जो है वो लिक्विड से गैस हालत में तब्दील हो गए। तो उर्दू में भी यही है, एक माया की सतह से उसे गर्म किए बगैर माया का बुखारात में तब्दील हो जाना। बुखारात कहते हैं गैस की हालत में मालिक्यूल जो है तब्दील हो जाना, उसे एवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है जी। हमें कैसे पता चलता है एवेपोरेशन का? एक बर्तन में हल्का सा पानी लगा होता है, उसे अब रख दें बाहर वैसी खुली जगह पे, थोड़ी देर बाद खुश्क हो जाती है। अब फर्श धोते हैं, उसमें वाइपर मारते हैं, पानी सारा निकाल लेते हैं। वो पानी जो निकलता है उसके बावजूद थोड़ा थोड़ा पानी फर्श की सतह के साथ रह जाता है। आप पंखा चला देते हैं तो इधर पानी खुश्क हो जाता है। बारिश होती है, ऊपर सतह पे हल्का हल्का पानी छिड़काव हो जाता है। ठीक है जी। वो पानी हल्का हल्का गिरा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो पानी गायब हो जाता है। तो इसका मतलब पानी किधर गया होगा? तो लिक्विड था पानी, लेकिन वो एवेपोरेट होके गैस बन के ऊपर चला गया। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने हर चीज़ का एक निज़ाम बनाया हुआ। अगर ये एवेपोरेशन ही ना होती तो दुनिया ख़त्म हो जाती। इस तरह अगर बारिश ही ना होती तो दुनिया ख़त्म हो जाती, टेम्परेचर ही ना हो तो दुनिया ख़त्म हो जाती। एवेपोरेशन होती है तो ये मालिक्यूल ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो किधर चले जाते हैं? बादलों के अंदर। ये बादल फिर जाते हैं ठंडे इलाकों की तरफ। ठीक है, वहाँ जाके ये ठंडा हो जाता है, तो वो जो गैस बनी थी पानी से वो फिर दोबारा क्या बन जाता है? पानी। और ये पहाड़ों से फिर जहाँ ठंडे इलाके हैं वहाँ पहाड़ भी अल्लाह ने रखे हैं। अल्लाह की ज़बरदस्त हिकमत है। ठीक है जी। आप किसी भी दुनिया के हिस्से को देखेंगे और उस पर गौर खोज करें तो आपको अल्लाह की निशानियाँ तो दूर दूर से नजर आ जाएंगी। वैसे ही ये ठंडा पानी वाला जो बादल है ये जाते हैं ठंडे इलाकों पर, जाते हैं बर्फानी इलाकों। और वो जो बर्फानी इलाके हैं वो पहाड़ों वाले हैं सारे। पहाड़ी इलाके में ठंड होती है, हमारे तो मैदानी इलाके में ठंड नहीं है। आप जाए मरी आगे नारायण का गान, उस साइड पे चित्राल, वो ठंडे इलाके हैं, वो पहाड़ी इलाके हैं सारे। तो ये जो बादल जाता है फिर ये ठंडे इलाके में जब पहुँच के ठंडा हो जाता है तो उस पहाड़ से टकराता है और फिर क्या हो जाता है? वापस, ताकि वापस आए और फिर से मैदानी इलाकों में जो है क्या कर दे? बारिश बरसे। अब वो टकरा के जब वापस आता है तो चूँकि वो ठंडा पानी हो चुका, पानी माया बन गया हुआ है, वो जब मैदानी इलाकों तक पहुँचता है तो मैदानी इलाकों में जाके पानी नीचे गिर जाता है भारी होकर, फिर बारिश बरसती है। तो इस तरह वो पानी जो है वो दोबारा आता है और फिर जो इस्तेमाल के काबिल हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस आता है, फिर इस्तेमाल काबिल। तो ये अल्लाह का पूरा एक निज़ाम है एवेपोरेशन की वजह, सिर्फ एवेपोरेशन की वजह से। तो किसी माया की सतह से उसे गर्म किए बगैर माया का बुखारात में तब्दील होना एवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है जी। अब ये एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर जारी रहता है। सर्दियों में भी चीज़ें खुश्क हो जाती हैं, गर्मियों में भी खुश्क होती हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा लेट होती हैं। ठीक है जी। आप कपड़े डालते हैं सर्दियों में छत पे तो सर्दियों में भी खुश्क हो जाते हैं, वो गर्मियों में भी खुश्क हो जाते हैं। इसका मतलब एवेपोरेशन तमाम टेम्परेचर पे जारी रहता है। ठीक है नहीं, लेकिन होता माया की सतह से है, अंदर से नहीं होता, सतह वाली साइड से होता है। ठीक है नहीं। और ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके बहुत सारा काम है। जारी बात है, मैंने जैसे बताया कपड़े खुश्क हो जाना जो है वो भी एवेपोरेशन की वजह से है।
चीज़ों को ठंडा किया जाना जो है वो भी किस वजह से है, इवेपोरेशन से है। अब देखो चाय जब पीते हैं तो उसके नीचे कप के नीचे एक पिर्च होती है। घरों में तो हमें नहीं देते, घरों में तो ऐसे कप पकड़ा देते हैं या प्याली पकड़ा देते हैं, लेकिन आम प्याली भी, प्याली का मुंह बड़ा होता है, कप का छोटा होता है। वो प्याली का मकसद क्या होता है, वो बड़ा मुंह होने की वजह से ज़्यादा मालिक्यूल सतह पे आएंगे, और जितने सतह पे ज़्यादा आएंगे इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, और जितनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी गर्म मालिक्यूल स्पीड से बाहर निकल जाएंगे, और जब गर्म निकलेंगे तो नीचे ठंडे रह जाएंगे, तो चीज़ तैयार ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी करने के लिए प्याली बनाई जाती है। प्याली का मकसद उसकी शेप बनाने का यही है कि चीज़ जल्दी ठंडी हो जाए। और कप जो बनाया जाता है उसके नीचे एक पिर्च दी जाती है, एक प्लेट सी होती है छोटी सी, वो दी जाती है। आमतौर पे हमें तो घरों में नहीं देते होंगे, जब मेहमान आते हैं तब वो पकड़ाते हैं शोशा मारने के लिए, ठीक है जी। तो वो प्लेट का मकसद क्या है कि वो जो चाय पीने वाला बंदा वो थोड़ी सी चाय उंडेलेगा प्लेट में जब चाय जाएगी वो फैल जाएगी। जब वो फैल जाएगी तो सतह पे ज़्यादा मालिक्यूल आ गए, ज़्यादा मालिक्यूल बाहर निकलेंगे गर्म उसमें से। जब गर्म मालिक्यूल जल्दी बाहर निकल जाएंगे वो चाय ठंडी हो जाएगी और वो पीने के काबिल हो जाएगी। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी हम कप से चाय पीते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ज़ुबान जल जाए, ठीक है जी। उसकी वजह क्या कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कप के साथ कि चाय ठंडी है या गर्म है, लेकिन पिर्च में डाल के जब भी आप चाय पियेंगे आपकी चाय कभी गर्म नहीं निकलेगी, चाहे वो 2-4 सेकंड भी रह जाए ठंडी हो जाती है। मैं तो चाय जब भी पीता हूँ कप से मेरी फ़ौरन ज़ुबान जल जाती है, फ़ौरन, चाहे थोड़ी सी कम टेम्परेचर वाली भी, पता नहीं क्या मेरी ज़ुबान में मसला है कि चाय में मसला है। तो पिर्च में जब डालते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, ठीक है जी। कप ठंडा नहीं करता, उसकी मुंह की शेप छोटी है, इसीलिए बनाने वालों ने, वो समझदार थे बनाने वालों, ना साथ प्लेट भी बना के दी, लेकिन हम बस कप उठाते हैं और अगले के मत्थे मारते हैं, ले अभी चाय ले लो। तो इस वजह से, तो इसे ठंडक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जहाँ पे हम पसीना आता है, गर्मी आई है, पसीना आ गया बहुत सारा, पंखे बंद थे, अचानक लाइट आ गई है, फ़ैन ऑन हुए, फ़ौरन वो पसीना जब एवेपोरेट होगा तो ठंडक महसूस होगी। अगर पसीना ना आया हो तो ठंडक कम महसूस होती है, अगर पसीना आया हो तो ठंडक ज़्यादा महसूस होती है। क्यों? वो पानी जो हमारे जिस्म से निकला है वो क्या कर रहा है, वो हीट लेके निकला है। पानी जब हमारे जिस्म से पसीना निकलता है उसकी बड़ी हिकमत है। क्या हिकमत है? एक तो ये कि आपके जिस्म में जो इजाफी नमकियात हैं वो बाहर आ जाएंगे, पसीने के साथ नमक निकलता है बाहर। दूसरा, वो पानी गर्म होकर जिस्म से बाहर निकल रहा होता है, तो जिस्म की जो गर्मी है वो उस पानी में आ जाती है, और जब इवेपोरेशन होगा वो पानी हवा में चला जाएगा तो जिस्म से गर्मी निकल के बाहर चली जाएगी और जिस्म ठंडा हो जाएगा। तो इवेपोरेशन ठंडा करने का तरीका है। बाज़ लोगों की इवेपोरेशन नहीं होती, पसीना नहीं आता, तो स्वेटिंग कहते हैं, सॉरी इसको इवेपोरेशन नहीं कहते, स्वेटिंग कहते हैं टेक्निकल टर्म में। बाज़ लोगों को पसीना नहीं आता, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, वो डॉक्टरों के पास धक्के खाते हैं, वो कहते हैं मुझे सुइयाँ चुभती हैं। ये बाज़ लोगों को सुइयाँ चुभती हैं, थोड़ा सा धूप निकल आए सर्दियों में या वैसे हल्की सी, जैसे ये मौसम में हल्की सी धूप छत पे आ जाए, वो कहते हैं जैसे ही हम धूप में जाते हैं हमें सुइयाँ चुभना शुरू होती है जिस्म में। वो सुइयाँ क्या होती हैं? वो सुइयाँ नहीं होती, वो पानी सुई की तरह काम कर रहा होता है। पानी जो जिस्म में मौजूद होता है, चूँकि मसाम जिस्म के उनके बंद होते हैं उन लोगों के जिनको ज़्यादा चुभती हैं, तो पानी निकलने की कोशिश करता है बाहर को, ठीक है जी। लेकिन बाहर मसाम जहाँ से स्किन से निकलना, स्किन में वो मसाम बंद हो गया हुआ, वहाँ से वो नहीं निकल रहा, मैल की वजह से या वैसे किसी वजह से या जिस्मानी तौर पे। अब चूँकि वो पानी बाहर नहीं निकल रहा उसके अंदर से, तो अब वो पानी जोर लगाएगा बाहर निकलने के लिए। और पानी चूँकि बहुत छोटे साइज़ का मालिक्यूल होता है, तो जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो सुई की तरह हमें चुभता है। तो उसने बाहर निकलने की कोशिश करनी, उसने बाहर आने की कोशिश करनी, लेकिन स्किन ने आने नहीं देना, तो स्किन से बार बार टकराता है। तो वो कहते हैं जी मुझे सुइयाँ चुभ रही। वो फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं, जी हमारे मसाम नहीं स्किन के खुले हुए, तो डॉक्टर फिर उनको तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं, जी फ़लाँ चीज़ ले लें, विटामिन ई लें, ये लें, फ़लाँ लें, स्किन ऑइंटमेंट लगाएं, इससे आपके मसाम खुल जाएंगे स्किन के। जब मसाम खुल जाएंगे तब वो पसीना आ जाएगा, तो जब पसीना आएगा तो सुई नीचे, जाहिर बात है पानी जो वो बाहर निकलने का जोर नहीं लगाएगा और सुई नीचे गई। तो अब इवेपोरेशन के वामिल भी हैं जी, कौन कौन सी चीज़ें इवेपोरेशन पे असरअंदाज होती हैं। इससे पहली चीज़ जो वो टेम्परेचर है। देखिए, अब इवेपोरेशन को थोड़ी देर के लिए हम समझने के लिए एक आसान सी चीज़ ले लेते हैं। आसान सी चीज़ हम ले लेते हैं, वो आसान सी चीज़ ये है कि आप ये समझ लें कि कपड़े हमने खुश्क करने हैं, तो कपड़े खुश्क करने के लिए जो चीज़ें अहम है वो इवेपोरेशन के लिए अहम है। अब एक कपड़ा आप लेते हैं, उसको आप खुश्क करने के लिए जब छत पे डालते हैं या कहीं भी डालते हैं, तो उसको अगर टेम्परेचर ज़्यादा मिले वो जल्दी खुश्क हो जाता है, ठीक है। अब वो जल्दी खुश्क क्यों हुआ? उसका पानी बाहर चला गया इवेपोरेट होकर। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जब ज़्यादा किया जाता है तो इवेपोरेशन क्या हो जाती है? तेज़ हो जाती है, क्योंकि मालिक्यूलों को ज़्यादा स्पीड मिलती है। जब मालिक्यूलों को ज़्यादा स्पीड मिलती है वो तेज़ी से बाहर निकल जाते हैं और हवा में शामिल हो जाते हैं, ठीक है जी।
तो पहली चीज़ जो एवेपोरेशन पे असरअंदाज होती है, इफेक्ट करती है, फैक्टर है जो उस पर इफेक्ट करने वाला, वो है टेम्परेचर। कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो चीज़ें जल्दी इवेपोरेट होती हैं। जैसे मैंने कहा कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं, ठीक है जी। गीला कपड़ा है या उस प्रेस, वो कपड़े पे लोग प्रेस करते हैं तो हल्का सा शावर मार करते हैं उसके ऊपर, शावर करके हल्का सा कपड़ा गीला हो जाता है, उससे वो नरम हो जाता है। अब उस पर प्रेस रखते हैं गर्म, तो वो कपड़े को सीधा कर देती है, प्लेन कर देती है, कपड़ा जल्दी प्रेस हो जाता है और सही अच्छे अंदाज में प्रेस हो। तो वो आपने क्या किया, एवेपोरेट किया है, उसमें से आप देखेंगे बुखारात निकलते होते हैं, बेसिकली हल्की हल्की वो गैस से निकलती हुई नजर आएगी आपको। दूसरा सरफेस एरिया, जब आप कपड़े छत पे फैलाते हैं तो आप ऐसे मरोड़ के पहले तो उसका पानी निकालते हैं, निचोड़ना जिसको हम कहते हैं, स्क्वीज़ करना। उसके बाद आप उसे पकड़ के ऐसे झटका देते हैं एक बार, और झटके के बाद उसको चादर पे, उसको तार के ऊपर डाल के फैला देते हैं। कभी भी ऐसे मरोड़ के ऐसे ही नहीं डाल देते उसके ऊपर, वरना वो खुश्क नहीं होगा जल्दी। तो आप उसे डाल के फैला देते हैं। फैलाने का क्या मकसद है, सरफेस एरिया ज़्यादा करना, सतह ज़्यादा करना। जितनी सतह ज़्यादा सामने आएगी हवा के, उतने ही ज़्यादा मालिक्यूल बाहर जाएंगे, ठीक है जी। तो जब आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो एवेपोरेशन ज़्यादा होती है। जैसे मैंने कहा है, चीज़ों को ठंडा करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाई जाती है। वो चाय बनाते हैं, छोटा बच्चा, उसको फीडर में डाल के देनी है, तो वो रो रहा होकर मैंने अभी चाय पीनी है। अब वो बर्तन में तो देर से ठंडी होगी, वो फ़ौरन अम्मा जी कहते हैं इसको प्याली में डाल के या बाल्टी में डाल के एक बार घुमा लें 2-3 बार, ठंडी हो जाएगी, और इसको फीडर में डाल दें, ठंडी होकर इसको पिला दें। वो क्या आपने किया है वहाँ पे, वो सरफेस एरिया बढ़ाया है, ठीक है जी। इसी तरह मैंने कहा जहाँ पे भी अब चाय की प्याली के साथ, कप के साथ पिर्च दी हुई है, वो क्यों दी हुई है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, सतह जो है वो ज़्यादा करने के लिए। तो इस वजह से जो है वो ठंडक जल्दी हो जाएगी, क्योंकि एवेपोरेशन ज़्यादा होगी उसमें से। थर्ड है विंड, हवा जितनी तेज़ी से चलेगी चीज़ जल्दी खुश्क हो जाएगी। अगर हवा ज़्यादा चल रही है चीज़ जल्दी खुश्क हो जाएगी, अगर हवा कम चल रही है चीज़ देर से खुश्क होगी, यानी एवेपोरेशन देर से होगी। वो क्यों, एक मालिक्यूल है जो सतह पे आया है, हवा ने जब आना है तो उसने उस मालिक्यूल को अपने साथ उठा के ले जाना है। जब वो मालिक्यूल उठ के चला जाता है तो पिछले मालिक्यूल को जगह मिल जाती है कि वो सामने आ जाए, उसको भी हवा लेके जाती है। फिर अगले मालिक्यूल को जगह मिलती है कि वो सामने आ जाए, उसको भी हवा ले जाती है। तो जितना मालिक्यूल सामने ज़्यादा स्पीड से आएगा उतना ही हवा तेज़ से लेके जाएगी। इसका मतलब हवा तेज़ चलेगी, उस ज़्यादा मालिक्यूलों को उठा के ले जाती है। तो जब आप विंड बढ़ाते हैं, विंड तेज़ चलती है, हवा तेज़ चलती है, विंड होती है, तो उससे जो है वो जो है ये एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। और तीसरा नेचर ऑफ द लिक्विड, ये माया पे भी डिपेंड करता है। कुछ माया जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, जिन माया के मालिक्यूलों की आपस में कशिश कम हो वो जल्दी इवेपोरेट होते हैं। जैसे क्लास में दोस्त हैं, जिनकी कशिश ज़्यादा वो देर तक एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, जिनकी कोई आपस में दोस्ती नहीं है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता एक दूसरे जब मर्जी लेता हो जाए। तो जिन मालिक्यूल के, लिक्विड के मालिक्यूलों में कशिश ज़्यादा होती है, उनके मालिक्यूल एक दूसरे के करीब ज़्यादा आते हैं और वो जल्दी बाहर नहीं जाते, उनकी इवेपोरेशन स्लो होती है, थोड़ी होती है। और जिनके मालिक्यूलों में कशिश कम है उनकी इवेपोरेशन फ़ौरन हो जाती है, ठीक है जी। तो नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है। पानी की इवेपोरेशन लेट होती है, इसके बरस अगर आप वो ले लें स्पिरिट जिसको हम कहते हैं, उसकी तेज़ होती है। बाज़ वक़्त हम देखा हो खेल में खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, दौड़े जाते हैं और उनको जो चोट लग जाती है किसी वजह से, और फ़ौरन एक उनके पास एरोसोल स्प्रे होता है, वो स्प्रे मारते हैं इधर, और उसको मैजिक स्प्रे कहते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैजिक स्प्रे कहते हैं मेरा ख्याल। वो फ़ौरन जो है वो 1 आधे मिनट के अंदर खिलाड़ी खड़ा होता है कि उसको दर्द नहीं हो रही होती। उसकी वजह क्या है, वो ऐसा लिक्विड छिड़कते हैं, कोई जादू नहीं करते, वो ऐसा लिक्विड छिड़कते हैं जिसकी एवेपोरेशन हो जाए। हमें दर्द होती है बेसिकली, जो हमारे मैसेज जाता है यहाँ से जिस्म के किसी भी हिस्से से, जो नर्व जाती है, दिमाग के सेल जो मैसेज लेके जाते हैं ऊपर तक, नर्व सेल जिनको हम कहते हैं, मोटर नर्व, सेंसिंग नर्व सॉरी, वो जब लेके जाती है दिमाग तक पैगाम, तो फिर हमें पता चलता है दर्द है। और अगर वो पैगाम ना जाए तो चाहे हमें दर्द हो भी रही हो तो हमें पता नहीं चलता, ठीक है ना जी। जैसे वो जानवर ज़िबा करते हैं, वो ज़िबा करते फ़ौरन जो सही जो अब तकनीकी कसाई है, जिसको पता है कि जी कैसे ज़िबा करना और दर्द से बचाना, क्योंकि कुर्बानी का बेसिक मकसद ये होता है कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो, उसे पता ही ना चले और जो है वो ज़िबा हो जाए, दर्द ना हो। तो उसका तरीका होता है फ़ौरन वो ज़िबा करते हैं ऐसे ही। तो बिल्कुल ये कट जब लगता है इधर तक जाता है तो उसके पीछे जो है हड्डी के अंदर एक नर्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड, ये जो हराम मगज़ जिसे हम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी ऊपर, रीढ़ की हड्डी के बीच में से एक आ रही होती है वो नर्व, बड़ी नर्व फाइबर कह लें या हराम मगज़ कह लें उसको, स्पाइनल कॉर्ड आ रही होती है। फ़ौरन उसको पकड़ के ऐसे छुरी से काट देते हैं, ऐसे ज़िबा किया साथ ही 2 मिनट में, तो फ़ौरन ऐसे जो है वो काट देते हैं उसको, फ़ौरन काट देगा। तो कुछ सही समझदार है, ऐसे उसने कट लगाया, तेज़ से कट लगाते, तेज़ छुरी से, ताकि नीचे तक कट चला जाए, हड्डी तक पहुंच जाए, और हड्डी के अंदर होती है वो, तो ऐसे नोक डाल के काट देते हैं उसको। उसका मकसद क्या होता है, वो कनेक्शन है जो दिमाग का जिस्म के साथ है,
उसके ज़रिए एहसास हो रहा है कि दर्द हो रही है। अगर वो कनेक्शन काट दिया जाए उसी वक्त तो उसके जिस्म को एहसास नहीं होगा, दर्द तो होगी जाहिर, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा उसका बिल्कुल भी, ठीक है नहीं। इस वजह से फ़ौरन काट देते हैं कि फिर उसको तकलीफ़ नहीं होती जानवर, ठीक है नहीं। तो वो जो यहाँ पे जो स्प्रे मैंने कहा था करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो जैसे ही स्प्रे करेंगे वो तेज़ी से इवेपोरेट हो जाएगा, बुखारात बन जाएगा, और जैसे वो बुखारात बन जाए उस जगह से वो सारी हीट निकाल लेगा। अब उस जगह के मालिक्यूलों के पास इतनी हीट ही नहीं है कि वो दिमाग तक पैगाम पहुँचा सकें, एनर्जी नहीं है जाने की, लिहाजा दिमाग तक पैगाम नहीं जाएगा और वो जगह सुन हो जाएगी सादा लफ्ज़ों में, यानी दर्द का जो है वो एहसास, दर्द ख़त्म नहीं हुई, दर्द का एहसास ख़त्म हो गया। जब वो दोबारा जगह आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगेगी तो फिर उसे जो है वो दर्द का एहसास होगा। जैसे चोट लग जाए तो फ़ौरन वो क्या कहते हैं, बर्फ़ मलें इसके ऊपर, ठीक है जी। लेकिन जब थोड़ी सी देर हो जाए फिर वो कहते हैं कि अब बर्फ़ मलने का फ़ायदा नहीं, अब इसको गर्म करें, पहले ठंडा करते हैं बाद में गर्म करते हैं। अगर चोट लगे तो फ़ौरन पहला अमल ये करते हैं, तो उसे कहते हैं बर्फ़ लगाएं इसको, ताकि इधर छाला ना बन जाए, आंवला ना बन जाए, वो जो पड़ा था फोड़ा था या फैल ना जाए, और बाद में उसे कहते हैं कि अब ये हो गया तो उसे गर्म किया। तो नेचर ऑफ द लिक्विड से मैं बताया था, जो जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं वो फ़ौरन कूलिंग कर देते हैं, और जो देर से एवापोरेट होते हैं वो देर से कूलिंग करते हैं। अच्छा, ये डेफिनेट यही चीज़ें हमारे पास और तो कुछ नहीं चैप्टर में। और है कोई टॉपिक है? थर्मल एक्सपेंशन, ये भी है, ठीक है। इसके बाद कोई और टॉपिक है तो ये मैंने बताना है। ये वाला है, ऊपर वाला तो नहीं, इससे थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर ये वाला ही है। इसके बाद कोई और टॉपिक है? वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब थर्मल एक्सपेंशन क्या है? थर्मल एक्सपेंशन है किसी भी एक्सपेंशन को हम देखते हैं। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब चीज़ों का फैल जाना, ठीक है जी। तो जब चीज़ों को गर्म करते हैं उनके मालिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो तेज़ी से हरकत करते हैं और वो बाहर को निकल जाते हैं अपनी जगहों से। इसे हम कहते हैं कि ये थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है जी। इसे हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन है कि मालिक्यूलों को जब ये किसी भी मैस को गर्म किया जाए तो उसके जो है वो साइज़ में, लंबाई में या वॉल्यूम के अंदर जो इजाफा हो जाता है, इसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ज़ाहिर चीज़ें गर्म करने में फैलती हैं, बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिसको हम ऐसे ही करते हैं। आइए अपने अगर कहीं देहात में गया तो अपने टांगा देखा होगा, टांगा जो लकड़ी का व्हील बना होता है उसके ऊपर लोहे की एक पट्टी चढ़ा के उस पर रबड़ का टायर चढ़ाया होता है उन्होंने, क्योंकि वैसे तो हवा वाला टायर नहीं होता, दूसरा टायर होता है। तो वो कैसे चढ़ाते हैं? वो लोहे को पहले गर्म करते हैं पानी के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। या वैसे ये ट्राई साइकिल बच्चों की 3 पहियों वाली साइकिल होती है, उस पर रबर का टायर चढ़ाया होता है उन्होंने, उसमें हवा नहीं होती, दूसरा होता है पूरा रबर का। वो कैसे चढ़ाते हैं? वैसे आप जोर लगाए वो नहीं चढ़ेगा, तो उसका आसान तरीका क्या है? उसको पकड़ें, गर्म पानी में डाल दें उस टायर को, टायर फैल जाएगा, फैले हुए टायर को डालें उसके ऊपर, वो सुकून से चढ़ जाएगा उसके ऊपर। अब उसे फेंक दें ठंडा पानी, वो फिर से सुकड़ जाएगा और फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे डालते हैं उन चीज़ों को, रबर वाली चीज़ों को जो फिक्स करते हैं। इसी तरह बोतलें जो जिनके ढक्कन फंस जाते हैं, वो खुल नहीं रहे होते, उसको भी ऐसे करते हैं, गर्म पानी में थोड़ी देर ढक्कन वाली साइड को डाल देते हैं, तो ढक्कन थोड़ा सा फैल जाता है और अब उसे ऐसे घुमाएं तो सुकून से खुल जाता है। तो इसका मतलब चीज़ों को जब गर्म करें वो फैल जाती है, ठीक है जी। इस चीज़ को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन 2 तरह की है, एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, एक वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जो है अगर उसकी लंबाई में इजाफा हो, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? अगर उसकी लंबाई में इजाफा हो तो इसे हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है जी। किसी भी चीज़ की लंबाई में इजाफा हो अगर। अब लंबाई में इजाफा किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? लंबाई में इजाफा एक तो डिपेंड करता है असल लंबाई पे। जाहिर बात है अगर एक चीज़ पहले से ही बहुत लंबाई उसकी ज़्यादा है, एक चीज़ 1 मीटर लंबी है और उसमें 1 सेंटीमीटर का फ़र्क पड़ना है, तो अगर एक चीज़ आप 10 मीटर लंबी लेंगे तो उसमें 10 सेंटीमीटर का फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब जो लंबाई में इजाफा है वो डिपेंड करता है असल लंबाई पे। असल लंबाई कितनी थी? अगर असल लंबाई थोड़ी हो तो लंबाई में इजाफा भी थोड़ा होगा, और अगर असल लंबाई ज़्यादा हो तो लंबाई में इजाफा ज़्यादा होगा। तो डेल्टा एल डिपेंड करेगी, प्रोपोर्शनल होगी एल नॉट पे। ये क्वेश्चन 8.9 अगर आप देखें, डेल्टा एल का मतलब है लंबाई में इजाफा, कि कितना इजाफा होना है, वो प्रोपोर्शनल है एल नॉट के। और दूसरा जो लंबाई में इजाफा होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। आप टेम्परेचर थोड़ा चेंज करें वो थोड़ा इजाफा होता है, आप टेम्परेचर ज़्यादा चेंज करें वो ज़्यादा इजाफा होता है, ठीक है जी। तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल है एल नॉट के असल लंबाई के और डेल्टा टी के टेम्परेचर में चेंज के। तो डेल्टा एल जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं तो एक बराबर और कांस्टेंट आता है, तो बराबर आ गया और कांस्टेंट आ गया अल्फा, इसे अल्फा कहते हैं।
तो ये आ जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, या एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट। अब जो डेल्टा एल को एल माइनस एल नॉट भी कह सकते हैं ना। एल क्या है, नई लंबाई, एल नॉट क्या है, शुरू वाली लंबाई। तो डेल्टा एल लंबाई में तब्दीली, तो वो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, एल माइनस एल नॉट यानी असल लंबाई माइनस नई लंबाई, नई लंबाई माइनस असल लंबाई। इसमें से अगर आप ये एल नॉट एल अकेला निकालना चाहें, एल का मतलब है नई लंबाई, एल दोबारा से देखिएगा, एल नॉट का मतलब है जो शुरू में लंबाई थी, जब वो बढ़ जाएगी तो उसको एल नॉट नहीं कह सकते, उसे नया नाम देना पड़ेगा, उसे एल कहेंगे। तो एल माइनस एल नॉट क्या है, लंबाई में इजाफा। एल माइनस एल नॉट क्या है, लंबाई में इजाफा जो है, लंबाई में इजाफा जो एल माइनस एल नॉट, ये बराबर है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी के। अगर आप एल निकालेंगे तो ये एल नॉट माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ, कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट और डेल्टा, सॉरी ये डेल्टा नहीं, ये डेल्टा है। आपके पास ये क्वेश्चन है बुनियादी तौर पे, ये देखिए ये क्वेश्चन है आपकी, एल माइनस एल नॉट, एल क्या है, नई, इसको आप डेल्टा एल भी कह सकते हैं, इसको आप डेल्टा एल भी कह सकते हैं, ये वाली को। डेल्टा एल का मतलब है लंबाई में तब्दीली, ये बराबर है एल माइनस एल नॉट, एल माइनस एल नॉट। लंबाई जो तब्दीली होगी वो कैसे निकलेगी, जो नई लंबाई है वो माइनस जो पहली लंबाई थी, एल नॉट पहली लंबाई थी, एल नई लंबाई है, तो डेल्टा एल इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। ये मैंने ही बताया, ये बराबर प्रोपोर्शनल अल्फा एल नॉट डेल्टा टी के बराबर है। अभी हमने क्वेश्चन एक बनाई है। अब इसमें से आपने ये निकालना है, अगर तो डेल्टा एल निकालना है फिर तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट इसके बराबर हल कर लें। अगर आप इन्हें एल निकालना है, वो कहे कि नई लंबाई कितनी है वो बताएं, तो वो तो एल है फिर, तो इस एल नॉट को हम क्या करेंगे, उधर जाके जमा कर देंगे, यानी ये ऐसे ही आएगा और इसको इधर जाके हम क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। जमा चाहे पहले लिख लें बाद में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी मैं इसको, मुझे अगले स्टेप पे करना चाहिए ताकि आपको सही समझ आए इसमें। ये देखें, ये जो माइनस एल नॉट था ये उधर जाके क्या हो गया है, प्लस। अभी देखें ये भी एल नॉट है, ये भी एल नॉट है, और मैथ का असूल है जो चीज़ एक जैसी आए जमा ये माइनस वाली रकमों में उसे कॉमन कर लेते हैं, कॉमन आ जाता है, कॉमन फैक्टर बन जाता है। तो मैं इसे जब कॉमन करूंगा तो एल नॉट को मैं ब्रैकेट के बाहर ले आऊंगा, इसको मैं ब्रैकेट में ले जाता हूँ, और ये एल नॉट को मैं जो है वो ब्रैकेट से बाहर ले आता हूँ। जब किसी चीज़ को ब्रैकेट से बाहर ले जाया जाए कॉमन करके और उस जगह पे कुछ ना बचे तो उस जगह 1 लगाते हैं, ये अपने मैथ में देखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसे बनेगी, डेल्टा एल को तो मैं रहने देता हूँ ना, इसको तो ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, तो एल हमारे पास बचना है, ये भी ख़त्म कर देते हैं। तो एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है जी। उन्होंने दरमियान वाला स्टेप नहीं लिखा हुआ, इसको लिख लें जी, नहीं नहीं जी, नहीं जी, इसको लिख लें दरमियान, इसको ये दरमियान में ये वाली क्वेश्चन को लिख लें ताकि आपको पता चले जब हमने ये क्वेश्चन कन्वर्ट लिख लिया इसको अपनी किताबों के ऊपर। एक बार देखो जब कुछ चलो आया जी, 1 मिनट।